हेलो प्यारे साथियों। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम की सीमा पृष्ठ पर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, और इसी विचलन को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम: प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। जो अपवर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। और इसका जो पॉइंट है, नियम है, वो क्या है? पहला नियम है इसका, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी के क्या? एक ही तल में सभी बिंदु होते हैं। प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण का ज्या यानी साइन और अपरिवर्तन का जा, जिसे हम साइन के अनुपात स्थिर होते हैं, और इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर हो तब होता है, और यदि ऐसा हो तो क्या होगा? साइन आई अपॉन में साइन आर इजिकल बराबर स्थिरांक। स्थिरांक क्या होता है? स्थिरांक के बारे में नीचे पढ़ने वाले हैं। तो ये स्थिरांक का फॉर्मूला है। तो स्थिरांक क्या होता है? इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आगे, निरपेक्ष व परम अपवर्तनांक जब किसी मतलब अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो इसे निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक कहते हैं। विरल माध्यम से प्रकाश की चाल संघनन माध्यम के अपेक्ष अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से संघनन माध्यम से गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। इसमें क्या होती है? किरण धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब ये संघनन माध्यम से विरल माध्यम से गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में अपना नोट बना सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे निरपेक्ष एवं परम अपवर्तनांक, निरपेक्ष और परम अपवर्तनांक, थोड़ा नीचे करने दो, इसको दिक्कत आ रही है। तो यह बता दिया आपको, सापेक्ष हो जाती है। विरल माध्यम से प्रकाश की चाल संघनन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघनन माध्यम से अपेक्षा अधिक होती है, संघनन माध्यम से अधिक होती है, अतः विरल माध्यम में संघनन माध्यम के गमन करने वाले प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में करने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब इस संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जब चाल बढ़ेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब ये चाल कम होगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश के किसी माध्यम से वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक या इकाई नहीं है, और इसका हवा का वेग मतलब प्रकाश का वेग हवा में और पानी में v होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वेग v माना जाएगा, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक होगा N21 = v1 अपॉन में v2। किसका? हवा के सापेक्ष पानी का। तो हवा ऊपर होगी और पानी का नीचे होगी, इन दोनों का अनुपात आपका अपवर्तनांक हो जाता है। अब चलते आगे की तरफ। अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति, प्रकाश का रंग और माध्यम की घनत्व पर निर्भर करता है, और कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक निम्न है। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.50 मतलब 1.50 या 1.50 होता है, और पानी का होता है 1.33। और तारपीन का जो तेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पानी का अपवर्तनांक बताइए। तो पानी का है 1.33 या 1.33, तारपीन का है 1.47, और हीरा का है 2.42, और कार्बन डाइसल्फाइड का है 2.64। तो ये इनके अपवर्तनांक है, कुछ मेन अपवर्तनांक इसमें दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब गोलीय लेंसों में जो अपवर्तन होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेंस के दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोलीय हो और लेंस कहलाता है। द्विउत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जिसके बाहर की ओर भरे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं।
अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हो अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंसों को अभिसारी या अवतल लेंसों को और अपसारी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। अब आप बात करेंगे वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी लेंस में चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ का एक गोला भाग होता है। इन गोलों के केंद्र के लेंस में वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जो इसके जो केंद्र होते हैं इन गोलों के, वही वक्रता केंद्र कहलाते हैं। मुख्य अक्ष से किसी लेंस के दोनों, मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। उसका केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। इसका केंद्रीय बिंदु क्या होता है? इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अब बात करते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना कैसे बनता है। प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज का विवरण नीचे सारणी में हमने दे दिया है, वो हम सारणी में देखने वाले हैं। तो नीचे सारणी दे रखी है, तो यहाँ पे बात करेंगे सारणी की। तो सेकंड हमारे पास प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और अपेक्षित साइज को नीचे सारणी में बताया गया है। तो ये सारी दोनों की प्रकृति यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे परावर्तन में था इस प्रकार अपवर्तन में है। तो बिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर इसकी फोकस F2 पर और अत्यधिक छोटा व बिंदु आकार का होगा। वास्तविक वह उल्टा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति। इस पर 2F1 से परे इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप याद कर सकते हो, कॉपी में लिख कर नोट बना सकते हो। और यदि 2F1 से परे हुआ तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 और 2F2 के बीच में, और जो प्रतिबिंब की अपेक्षित साइज छोटी होगी और वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टी होगी। 2F1 पर 2F2 पर और समान साइज का होगा, वास्तविक उल्टा होगा किस पर? 2F1 पर। और यदि बीम की स्थिति F1 और 2F1 के बीच फोकस दूरी F1 पर हुई तो 2F2 से परे होगा, अनंत पर होगा, बड़ा वर्धित अनिश्चित रूप से बड़ा व अत्यधिक विवर्धित होगा और वास्तविक उल्टा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और फोकस दूरी F1 तथा प्रकाशित O के बीच बीम और लेंस की ओर बड़ा विवर्धित होगा, बैटरी और सीधा। अब बात करते हैं लेंस सूत्र के बारे में। तो लेंस सूत्र तथा आवर्धन बीम की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध प्रदान करता है और लेंस सूत्र को निम्न द्वारा व्यक्त करते हैं। 1/v 1/u मतलब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है? लेंस सूत्र है। तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं? इनकी परिपाटी गोलीय दर्पण जैसी होती है और लेंस में सभी मान अपने प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आवर्धन यदि बीम की ऊंचाई हो और लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अब बात करते हैं एम क्या होता है? एम अभी बता दिया मैंने। गोलीय लेंसों में जो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो होता है एम। आवर्धन एम कैसे प्रतिपादित करते, कैसे लिखते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बीम की ऊंचाई, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है H' और बीम की ऊंचाई होती है H। ये इसमें फॉर्मूला दे रखे, हिसाब से आप याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये न्यूमेरिकल यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यही यहाँ पे आवर्धन एम का सूत्र भी दे रखा है यहाँ पे H1/H'/H। यहाँ पे V और बटे U ये क्या प्रतिबिंब की दूरी है और ये U क्या है? बीम की दूरी। लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण की अभिसरण व अपसरण की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करता है और इसी अक्सर को P द्वारा निरूपित किया जाता है। जिसे फोकस दूरी की लेंस क्षमता क्या होगी? P इज इक्वल टू 1/f है। 1/f होगा क्या? P। और P किसको निरूपित करता है? इस अक्सर को। किसको? लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता SI जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसे अक्सर D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है लेंस की क्षमता को। परस्पर संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P के उस लेंस के पृथक क्षमताओं के P1 P2 P3 से लेकर आदि तक मतलब आगे तक बढ़ती रहती का बीजगणितीय योग होते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P। इस प्रकार इसके हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। और आगे चलते हैं। एक डायप्टर लेंस की क्षमता होती है, एक डायप्टर उसकी क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, और तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर मीटर 1 पर मीटर।
अर्थात उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। इस चीज़ का ध्यान रखना, उत्तल की धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक क्षमता होती है। तो यहाँ पे हमने अपवर्तन का पूरा मतलब मेन जो नोट्स है, जो मेन तथ्य है वो आपको समझा दिए हैं। फिर भी यदि इसमें वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए, किस सिलेबस पर बनाए, अभी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन की जो कुछ मॉक टेस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ 10 से 20 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। फिर देखते हैं अगला टॉपिक किसके ऊपर लेके आए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई समस्या समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।